वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। वेलकम बैक। आज हम करेंसी डेरिवेटिव के कुछ ऑपरेशन के सेगमेंट में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं केवल उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। ये राइटअप आपको डाउनलोड करने का मौका है। आप webclass.in के डाउनलोड सेगमेंट में जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन में, तो आपको वहाँ से ये आपको राइटअप मिल जाएंगे। खास ख्याल रखनी है इस बात की कि यदि आप कॉमन डेरिवेटिव देख रहे हैं तो आपको पहले तो डिफिनीशंस बहुत क्लियर होने चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, फिक्स्ड क्या है, फ्लोटिंग क्या है। ये सब चर्चा पहले किया था। ये समरी पेपर है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। पेगिंग क्या है, फ्लोटिंग करेंसी क्या है, फिक्स्ड करेंसी रिज्म क्या है, एंड फियाट का मतलब बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल मन में ये भी आ रहा होगा साहब, ये पूरा सिस्टम जो करेंसी का फ्लोटिंग था, पहले पेग्ड था, पेग्ड से फ्लोटिंग हुए, फ्लोटिंग से, है ना, पेग्ड से फिक्स्ड हुए, फिक्स्ड से आप फ्लोटिंग में आए, तो ये प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ, व्हाट इज ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट एंड ऑल। तो इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाई है, इसके बाद हम उसको दिखाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन कौन से करेंसी के इंडिया में ट्रेडिंग, मेजर करेंसी पेयर इन इंडिया, करेक्ट ना। तो देखिए यूरो है, डॉलर है, येन है, पौंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, ये सब आपके मेजर करेंसी के पेयर हैं। जबकि आप इंडिया में बात करते हैं तो हमारे यहाँ 5 ही करेंसी पेयर आपके इंडिया में यूज होते हैं, करेक्ट ना। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑन व्हीकल करेंसी आपको मालूम होनी चाहिए, जो हमने पहले जिक्र किया था। क्रॉस करेंसी क्या है, इन्वर्स करेंसी क्या है, इन्वेस्टमेंट करेंसी क्या है, ये भी चर्चा करेंगे। बेस करेंसी एंड कोड करेंसी। तो जो पहला हमने आपको बना के दिया था वीडियो, उसमें आप देखिएगा इस सब के बारे में शुरुआत में ही हमने जिक्र की है। थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे रेट को एडवर्टाइज करते हैं, बताते हैं। देखिए ओटीसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का टाइमिंग अलग अलग होता है। ओटीसी मार्केट का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, बैंक, जहाँ पे आप फॉरेन करेंसी के अंडरलाइन में ही ट्रेड करते हैं। जैसे मैंने आपको रुपया दिया, आपने हमें डॉलर दिया, अंडरलाइन एक्सचेंज हुआ, ये ओटीसी मार्केट हो गई। सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो विजिबल एग्जांपल है, वो बैंक है, एयरपोर्ट है, ऑथराइज डीलर्स हैं। ये लोग डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे ट्रांजेक्शन का टाइम जो डिसाइड किया गया है वो आरबीआई ने डिसाइड किया है 9 से 5। याद रखिए करेंसी मार्केट में आरबीआई का भी रोल होता है और सेबी का भी रोल, दोनों के रेगुलेशन यहाँ पे काम आते हैं। अब देखिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए ये 30 मिनट पहले बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर बाद में इंटरबैंक सेटलमेंट करनी होती है। इसलिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन जो होंगे 9 से 4:30 का होता है, 4:30 तक के होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट। अब आते हैं एक चीज़ यहाँ पे कि एक एफपीआईएल रेफरेंस रेट क्या होती है। देखिए ये आरबीआई ने हर दिन पब्लिश करने हैं और ये रेट सेटलमेंट रेट के लिए यूज की जाती है, रेफरेंस रेट है। और इसको रेट निकालने के लिए 11:30 से 12:30, इनफैक्ट 11:45 होना चाहिए था, 45 मिनट्स का विंडो होता है ये। तो उस वक्त में ये रेफरेंस रेट निकाले जाते हैं और रेफरेंस रेट पब्लिश किए जाते हैं। फिर आप आते हैं ट्रेड में। तो ट्रेड में देखिए फॉरवर्ड की बात करें, ओटीसी फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो रेट सिस्टम होता है ना, वो T+0 को हम लोग बोलते हैं कैश मार्केट। T+0 को कैश मार्केट बोलते हैं। T+1 को टॉम मतलब टुमारो। T+0 कैश मार्केट, T+1 टॉम मार्केट एंड T+2 को स्पॉट मार्केट बोलते हैं। और T+2 के बाद के जो रेट होंगे उसको फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। तो करेंसी ट्रेडिंग में ये रेट सिस्टम कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के कुछ छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ध्यान रखने, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाई करनी है कि कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स होते हैं इकोनॉमी के जो कि आपके एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए जितने भी आपने इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बारे में सुना है उन सब के इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द डे एक्सचेंज रेट पे होने हैं। क्यों? एक्सचेंज रेट प्रभावित होती है 3 चीज़ों से डायरेक्टली, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी। ये 3 चीज़ जो आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एक्सचेंज रेट के। और ये 3 चीज़ जो आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, इसको कौन इम्पैक्ट करते हैं? तो फिर तमाम माइक्रो पैरामीटर्स, जैसे आप बोलेंगे साहब ग्रोथ रेट जो हो गया वो हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी जो हो गई वो भी इम्पैक्ट करता है। फिर आप बोलेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो भी इम्पैक्ट करता है, आईआईपी नंबर इम्पैक्ट करता है, जीएसटी नंबर इम्पैक्ट करता है। ये सारे जो इंडिकेटर्स जिसको आप बोलते हैं, सारे इंडिकेटर्स के अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट आपके इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी में होती है। और फिर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी के इम्पैक्ट आपके एक्सचेंज रेट, तो ये जुड़े हुए एक दूसरे से, सबके इम्पैक्ट पड़ेंगे। ओवरऑल जीडीपी के हर कंपोनेंट का इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पे पड़ता है, ये ध्यान रखने की चीज़ है।
डेरिवेटिव्स में आपको ट्रांजैक्शन डिफिनेशंस एंड ट्रांजैक्शंस के टाइप्स तो आपको पहले बता दिए गए थे, तो हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि टिक साइज क्या होता है और लॉट साइज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सवाल आएंगे, इसको बड़ा ध्यान से आपको देखना है। देखिए टिक साइज जो आपके होते हैं यहाँ पे 0.25 पैसा या 0.0025 रुपया, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, दो तरीके से बोला गया है। तो टिक साइज में 0.25 पैसा या 0.0025 रुपया बोलते हैं इसको, करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको करेंसी के जो ट्रेड मिलते हैं, कोट मिलते हैं, वो डिसमिल के बाद के 4 अंकों तक के होते हैं, करेक्ट। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये दोनों को अलग अलग बोला गया है, चीज एक ही है, अलग अलग बोला गया है, करेक्ट ना। अब आपके पास में जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज होगा वो $1000 के 1000 के डिनोमिनेटर में होते हैं। $1 लॉट डॉलर में काम कर रहे हैं तो 1000 में आप काम कर रहे हैं। केवल येन का 1 लाख होता है, बाद बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट के सैंपल जो होते हैं वो 1000 के यूनिट में होते हैं, करेक्ट ना। यूरो में काम करें आप, डॉलर में काम करें आप, पॉन्ड में काम करें, केवल जापानीज येन की बात कर रहे हैं तो वो 1 लाख का होगा, बाद बाकी सारे 1000 के ही मल्टीपल में होंगे, करेक्ट ना। अब इसके बाद आपने इंटरेस्ट रेट के, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट के जो सवाल थे वो तो पहले आपने बना रखे थे, तो उसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 3-4 टर्म बहुत जरूरी है, इसको आपने पहले पढ़ा था, इसको दोबारा से देख लीजिएगा। हेजिंग का मतलब क्या होता है? रिस्क नहीं चाहिए। हेजिंग का मतलब रिस्क नहीं चाहिए। इसके काफ़ी सवाल आपको मिलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केसेस में। एक्सपोर्टर इंपोर्टर के अंडरलाइन एक्सपोजर होते हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के अंडरलाइन एक्सपोजर होते हैं फॉरेन करेंसी में। आप एक्सपोर्टर हैं तो फॉरेन करेंसी बेचनी है आपको, आप इंपोर्टर हैं तो फॉरेन करेंसी खरीदनी है आपको, इसलिए इनको हेज करना चाहिए इनको। और हेज करने के लिए दे आर अलाउड, यदि आपके पास एक्सपोर्टर इंपोर्टर के पास में, इंस्टीट्यूशन के पास में, कंपनीज के पास में, यदि अंडरलाइन उनके पास में एक्सपोजर है फॉरेन करेंसी में, तो दे आर अलाउड टू टेक हेजिंग पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट। तो फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में वो हेजिंग पोजीशन ले सकते हैं। एक्सपोर्टर कैसे हेज करेंगे? तो वो हेज करने के लिए फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे या पुट भी बाई कर सकते हैं, बट याद रखेंगे पुट को बाई करने से प्रीमियम की रिकवरी कभी नहीं हो पाती है, वो चला गया। और दूसरा फर्क क्या है, यदि आपने फ्यूचर में हेज किया हुआ है तो डाउन साइड भी आपको नहीं नुकसान होगा, तो अप साइड के भी फायदे नहीं मिलेंगे। जबकि फ्यूचर में आप लॉन्ग करते हैं तो डाउन साइड तो आपका प्रोटेक्टेड है, माइनस ऑफ कोर्स आपके प्रीमियम, लेकिन अप साइड के फायदे आपको मिलते हैं माइनस प्रीमियम। तो ये एक फर्क है। अब कैसे आप करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, बट जो मोस्ट पॉपुलर की बात करें, ज़्यादा पॉपुलर की बात करें, तो हेजिंग का मतलब होता है रिस्क नहीं लेना। तो फ्यूचर से ही हेज की जाती है। एक्सपोर्टर फ्यूचर को बेच करके, सेल करके हेज करते हैं, और इंपोर्टर फ्यूचर को लॉन्ग करके, बाई करके हेज करते हैं। स्पेकुलेटर का मतलब तो बिल्कुल सिंपल है, मार्केट में डायरेक्शन का हमने एक पोजीशन बनाई है। हमने पहला सवाल पूछा आपसे व्यू क्या है, आपने कहा व्यू हमारी तेजी की है, तो हमने कहा खरीद लेते हैं। आप फ्यूचर खरीद लीजिए, कॉल बाई कर लीजिए, फॉरवर्ड खरीदिए, स्टॉक खरीद लीजिए, ये सब स्पेकुलेशन ही है। आपने कहा बाजार गिरने वाली है, मंदी का दौर है, तो फिर आप पुट बाई कर लीजिए, फ्यूचर सेल कर दीजिए, फॉरवर्ड सेल कर दीजिए, स्टॉक ही सेल कर दीजिए। तो ये तरीके हो गए स्पेकुलेशन के और हेजिंग के। आर्बिट्राज तो जब भी प्राइस इनएफिशिएंसी होगी सिस्टम में, तो आप सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं, और वो आर्बिट्राज कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट देखिए करेंसी में इंपॉर्टेंट ये है ट्राई एंगुलर आर्बिट्राज। दिस इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम एक्सचेंज रेट डिस्क्रिपेंसी अमॉन्ग 3 करेंसीज मेकिंग 3 डिफरेंट रेट्स। नहीं, आपने कहा कि साहब यहाँ पे क्रॉस करेंसी करने की संभावना है। आप इंडिया में कोट मांगते हैं, रुपया डॉलर में मिलता है, रुपया पॉन्ड में मिलता है, आपने उससे मैन्युफैक्चर करनी है कैसे? पॉन्ड डॉलर या डॉलर पॉन्ड। और जो सस्ता होगा वो खरीदेंगे, जो महंगा होगा उसको बेचेंगे। तो ये भी एक है, इस पे भी आर्बिट्राज बनते हैं। पॉपुलर तो ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आप एक ही मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, बट जो क्रॉस ज्योग्राफी, क्रॉस करेंसी मार्केट में ऑपरेट करते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेजिंग के बाद में आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपके लिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो आप समझ गए। उसके जो न्यूमेरिकल्स थे, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल थे, वो भी आपने समझ लिए। एक ये सवाल है जो कि बराबर से आपको आते हैं फ्यूचर प्राइसिंग एंड सेटलमेंट पे, बेस प्राइस ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द फर्स्ट डे। एक सवाल है, यदि पहले दिन की बात करें, the base price is derived from the formula that consider the spot exchange rate and interest rate differential. Base price of a future contract. जब आपने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किए थे तब की बात कर रहे हैं। इसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट हर महीने या हर वीक आपके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सब्सिक्वेंट डेट विल बी द बेस प्राइस इज प्रीवियस डे सेटलमेंट प्राइस। एक बार सेटलमेंट लग गई तो उसके बाद वही प्राइस आपके, मतलब क्लोजिंग प्राइस जिसको बोलते हैं आप, वही प्राइस नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस होता है। तो
एक ही बार मौका मिलता है कि जब आप थियोरेटिकली किसी करेंसी का आप फ्यूचर प्राइस यूजिंग द थियोरेटिकल प्राइस मैकेनिज्म आप यूज करते हैं। अदरवाइज बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ते चले गए तो फिर उस सारे कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रीवियस सेटलमेंट प्राइस है वही आपकी अगली क्लोजिंग प्राइस हो जाती है। करेक्ट ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो ट्रेडिंग मेंबर के मैकेनिज्म को याद रखना है। ट्रेडिंग मेंबर क्या करते हैं, क्लियरिंग मेंबर क्या करते हैं। अब क्लियरिंग मेंबर में भी उनके अलग अलग हैं। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर भी होंगे, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होते हैं। जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होते हैं वो केवल और केवल क्लियरिंग मेंबर ही रहते हैं, वो ट्रेडिंग का काम नहीं करते हैं। जबकि ट्रेडिंग मेंबर जो होते हैं, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर होते हैं, वो दोनों ट्रेड भी लगाते हैं और क्लियरिंग भी करते हैं। तो ट्रेड ऑफ देयर ओन अकाउंट्स याद रखिएगा, है ना, वो ध्यान रखना है उनको इस चीज़ का। तो अपने अकाउंट के ट्रेड लगाते हैं वो। बाकी थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा सवाल आपको रेगुलेशंस पे भी ध्यान रखनी है। तो एक्सचेंज सीबी के रोल क्या है, सीबी के फंक्शंस क्या है, इस पर ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा डायनेमिक प्राइस बैंड ऑफ करेंसी फ्यूचर के बारे में सवाल ध्यान रखिएगा, ये किस प्रकार से बदलते हैं। तो इसमें है ना 6 मंथ के टेन्योर में ±3% होता है और उसके बाद के टेन्योर भी बढ़ते बढ़ते ±5% के हिसाब से होते हैं। मार्केट वाइड पोजीशन को एक बार याद रखेंगे, इसको देख लीजिएगा इस नोट्स को डाउनलोड करके। फिर क्लियरिंग क्या है, सेटलमेंट क्या है। क्लियरिंग क्या है, आपने जो सिक्योरिटी कन्फर्मेशन, ये हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है इसका, जब आप सिक्योरिटी कन्फर्मेशन और अमाउंट कन्फर्मेशन करते हैं T+1 को, T+0 को ट्रेड हुआ, T+1 को आपने सिक्योरिटी कन्फर्मेशन और अमाउंट कन्फर्मेशन किया तो उसको बोलते हैं क्लियरिंग। और जब T+2 को मॉर्निंग 9:30 में हम कलेक्शन ऑफ मनी और कलेक्शन ऑफ शेयर्स करते हैं तो उसको बोलते हैं पे इन। और फिर 1:30 को हम आपको पेमेंट ऑफ शेयर्स करते हैं और पेमेंट ऑफ मनी करते हैं तो उसको बोलते हैं पे आउट। तो पे इन प्लस पे आउट को बोलते हैं सेटलमेंट, और जो आपने कन्फर्मेशन ऑफ ट्रेड करवाया था वो उसको बोलते हैं क्लियरिंग। करेक्ट ना। तो दोनों मिलाकर के कंप्लीट प्रोसेस बनती है। हमारा सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, खासकर रोलिंग सेटलमेंट के आने के बाद में ये सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव किया है, काफ़ी करते हैं। इसके बाद आप आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो मार्जिन्स पे सवाल आपको बनते हैं। मार्जिन्स में 3 तरह के मार्जिन्स आपने देखे होंगे, इनिशियल मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन और एडिशनल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन का कलेक्शन, इनिशियल मार्जिन में कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी है। इनिशियल मार्जिन डिसाइड कौन करते हैं, तो ये एक्सचेंज डिसाइड करता है। इंप्लीमेंट कौन करते हैं, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट करता है। एक सवाल यहाँ पे आता है कि क्या एक्सचेंज ने जो करेंसी के या किसी भी अंडरलाइन के यदि इनिशियल मार्जिन डिसाइड कर दिया है तो क्या इसको बढ़ाया जा सकता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से? हाँ, बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं कर सकते हैं। बढ़ा सकते हैं बट कम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखने की चीज़ है। वो बढ़ा सकते हैं बट कम नहीं कर सकते हैं। अब आपने इनिशियल मार्जिन लिया है तो इसके पीछे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैर। वैर जो है वो पोर्टफोलियो लेवल पे आपके पोर्टफोलियो में कितनी संभावनाएं नुकसान की है, उसका एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, वैल्यू एट रिस्क, उसके माध्यम से इनिशियल मार्जिन निकाल। इनिशियल मार्जिन और वैर में रिलेशनशिप है, ध्यान से सुनिएगा। इनिशियल मार्जिन में और वैर में रिलेशनशिप है, हाँ है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। जो वैर होती है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कि कितना रिस्क होगा आपकी पोर्टफोलियो में। स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कितना रिस्क होगा आपकी पोर्टफोलियो में। और जो इनिशियल मार्जिन डिसाइड की जाती है वो हुई कि एक्सचेंज को ये लगना चाहिए कि कितना रिस्क है किसको, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, उस एक्सपोजर पे। दोनों अलग अलग प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है, दोनों में रिलेशनशिप है। तो ध्यान रखिए सवाल के ऊपर में। ऑफ कोर्स इनिशियल मार्जिन वैर के माध्यम से निकाले जाते हैं। तो ट्रेड शुरू होने से पहले आपने इनिशियल मार्जिन पे कर दिया, उसके बाद दिन में वोलेटिलिटी घटी या बढ़ गई, घटने की तो बात नहीं करेंगे, बढ़ गई तो हम एडिशनल मार्जिन डिमांड कर सकते हैं। और आखिरी मार्केट के आखिरी में जो सेटलमेंट रेट लगता है जिसको क्लोजिंग प्राइस हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, आखिरी आधे घंटे के प्राइस का वेटेड एवरेज प्राइस को हम बोलेंगे सेटलमेंट प्राइस, इसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस अलग कॉन्सेप्ट है और क्लोजिंग प्राइस अलग कॉन्सेप्ट है। क्लोजिंग प्राइस का मतलब हो गया अंतिम आधे घंटे में वेटेड एवरेज प्राइस सेटलमेंट प्राइस कहलाती है, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो उस वक्त की प्राइस पे यदि आपको मार्क टू मार्केट मतलब आपके एक्सपोजर पे फायदा है आपको, तो आपको पेएबल मार्जिन 0 हुआ, रिसीवेबल मार्जिन आपके फायदे के मुताबिक मिलेंगे। और यदि नुकसान हुआ तो जितना नुकसान हुआ है उतना आपका पेएबल मार्जिन है। इसके अलावा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन और
कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन, ये भी आपको थोड़ा देख लेना चाहिए, है ना। इसकी बात आगे बढ़ते हैं तो नेटवर्थ पे कुछ सवाल रहेंगे, बड़े सिंपल सवाल रहते हैं। क्लियरिंग मेंबर मस्ट है, कितने अमाउंट चाहिए आपको एक्सचेंज बनाने के लिए, कितना अमाउंट चाहिए आपको क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए, कितना अमाउंट चाहिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बनाने के लिए, ये सब सवाल हमारे जब आप जाएंगे मॉक टेस्ट में तो वहाँ पे ऑप्शन एक जगह पे बना के दिया हुआ है, तो एक ही बार उन सबको देख लीजिएगा, ये ज़रूरी है यहाँ पे। आखिरी में कुछ खास नहीं, आपको समरी है और करेंसी में एक कॉन्सेप्ट है यूरोपियन अमेरिकन, तो ये आपको पता है इंडिया में यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड होती है, कॉल भी यूरोपियन के हैं और पुट भी यूरोपियन के हैं, करेक्ट ना। जबकि अमेरिका में विच यू कैन सेटल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हमारा यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट जो क्या होता है सेटलमेंट डे तक टिका रहता है। आपने ऐसे करते हैं, यदि आपने एक बाई किया कॉल और एक कॉल को सेल कर दिया बाद में, तो आपके ट्रेड खत्म नहीं हुए हैं, आपके ट्रेड की प्रॉफिट डिफाइन की गई है। ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यदि आपने एक कॉल बाई किया एक कॉल सेल कर दिया बाद में, तो ट्रेड एग्जिस्ट करेगा सिस्टम में, बट आपकी प्रॉफिट डिफाइन कर दी गई है। ये यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट में इसको आप एक्सपायर कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, वोलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट, डिफरेंशियल पे जो बनते हैं, सारे कुछ आपको पहले से पता है, प्रीमियम वगैरह आपको पहले से मालूम थे। ये इक्विटी में आपने डिटेल्स में किया हुआ है। बाकी जो ग्रीक्स आपने जैसे इक्विटी में देखा, बिल्कुल सेम ग्रीक्स यहाँ पे भी है, डेल्टा, गामा, थेटा, वेगा, रो, कोई कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। इसके लिए एक अलग बना हुआ है वीडियो, उस पर ध्यान देंगे तो उस पर आपको सवाल हो जाएंगे। और ये आपका सिंपल टेबल जो हमने बनाए हैं, इतना आप कर लेंगे तो आपका करेंसी के जो आपके थियरी के जो पोर्शन के सवाल हैं उसका एक प्रीव्यू मिल जाएगा आपको। इसको डाउनलोड कर लें और इसके जो मॉक टेस्ट हैं वो मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 न्यूमेरिकल्स आएंगे 6, 7 के। तो 1 से 5 तक के जो मॉक टेस्ट हैं वो सारे थियरी के मॉक टेस्ट हैं करेंसी में, CQ के नाम से, CQ1, CQ2, CQ3, CQ4 एंड CQ5। वो मॉक टेस्ट करें वेब क्लास पे जा करके। थैंक यू वेरी मच। Visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail ID sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.